कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। खतरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। जीत की जो तस्वीर बनाने हम निकले हैं अपने लहू से, हमको उसमें रंग भरना है। साथी मैंने अपने दिल में अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के बिजली गिरे, तू अकेला नहीं होगा यारा मेरे। कोई मुश्किल हो या हो कोई मोर्चा, साथ हर मोड़ पर होंगे साथी तेरे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। एक चेहरा अक्सर मुझे याद आता है, इस दिल को चुपके वो तड़पाता है। जब घर से कोई भी खत आया है, कागज को मैंने भीगा भीगा पाया है। ओ पलकों पे यादों के कुछ दीप जैसे जलते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जो साथ साथ चलते हैं। कोई सपना ना टूटे, कोई वादा ना टूटे, तुम चाहो जिस दिल से वो तुमसे ना रूठे। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चलता है जो ये कारवां, गूंजी सी है ये वादियां, है ये जमीन, हेलो 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 है ये हवा, है ये समा। हर रास्ते में हर गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हर बार। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग अमीर, गुड इवनिंग भीमा शंकर, गुड इवनिंग रोशनी, गुड इवनिंग वीरेंद्र, गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग तनुश्री, गुड इवनिंग अलाइस गुप्ता, गुड इवनिंग ऋषि, वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। गुड इवनिंग चिराग,
गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग जी। चलो जी, आओ जी फटाफट से अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमें डिडक्शन की एक बार फटाफट से रिवीजन करनी है। होप सो आप एक बार घर से पढ़ के जरूर आए होंगे। 80G की डिडक्शन मैंने यूट्यूब पे डाल दी थी, 28 मिनट का लेक्चर है, तो आपने 80G एक बार वहाँ से कंप्लीट कर लेना है। उसमें बहुत बढ़िया तरीके से विद एग्जाम्पल मैंने 80G कंप्लीट कराया हुआ है, तो जिस जिस बच्चे को भी 80G में दिक्कत है तो एक बार वो लेक्चर आपने प्लीज़ जरूर देख लेना है, इसी चैनल के ऊपर मैंने डाला था। ठीक है जी, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार हमें सुपर फास्ट तरीके से एक बार डिडक्शन चेक करना है कि डिडक्शन में क्या क्या बातें निकल के आती हैं। आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से हो रही है। अब इसके क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर लिए थे, जहां पे आपके फाइनली तोते उड़ गए थे, तो उससे आपको समझ में आया कि भैया क्वेश्चन हमसे पहले नहीं हो पाएंगे, पहले आप हमें समझाओ कि डिडक्शन में क्या क्या लिमिट्स हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, एक बार उसकी रिविजन करने जा रहे हैं। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक बार फटाफट से अब यहाँ पे देख लो जी। अब अगर बात मैं करता हूँ डिडक्शन की, तो याद करो डिडक्शन के अंदर मैंने क्या कहा था, डिडक्शन के अंदर मैंने कहा था कि पहले हम क्या निकालते हैं, ग्रोस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर ग्रोस टोटल इनकम में से क्या माइनस करते हैं, डिडक्शन माइनस करते हैं, डिडक्शन माइनस करने के बाद आपकी टोटल इनकम यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब डिडक्शन जो होती है मेनली वो दो तरह की होती हैं, एक तो होती है अंडर चैप्टर 6A, ये होती है अंडर चैप्टर 6 से मतलब 80C से लेकर 80U तक की। अब इसके ना सारांश पे मत जाना, इन्होंने कई सेक्शन मैंने दोबारा बोलूंगा सीए फाइनल के दिए जो सीए इंटर में नहीं है, तो जो सीए इंटर में है बस हमें वो करने, सीए फाइनल वाले हम यहाँ से स्किप कर देंगे। ठीक है जी, तो एक तो होती है चैप्टर 6A की डिडक्शंस होती हैं, और फिर दूसरी आपकी होती है 10AA वाली। 10AA वाली हम डिस्कस कर चुके हैं, वो SEZ वाली होती है। याद करो जो आपको मैंने पहले बताया भी था कि पहले 5 साल तक आपके 100% प्रॉफिट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट वाले, उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है, फिर अगले 5 साल तक 50% की मिलती है। ये 10AA हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं विद एग्जाम्पल, और आई थिंक हमने कंप्लीट की थी, किस चैप्टर में कंप्लीट की थी हमने 10AA, मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक हमने कंप्लीट की थी 10AA शायद सेट ऑफ के चैप्टर में आई थिंक हमने कंप्लीट की थी, या क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर, नहीं डिडक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट की थी। जब इसके हमने क्वेश्चन किए थे तो उसके अंदर 10AA वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया था, मेरे को याद आ गया। ठीक है जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। अब चैप्टर 6A में जो डिडक्शंस होती हैं वो कई तरह की होती हैं, एक तो पेमेंट बेस होती हैं, एक आपको कुछ इनकम में से मिलती हैं, एक आपकी होती हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम, और एक आपकी होती है डिडक्शन। ठीक है, आपको ये हेडिंग याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मेन हेडिंग याद करने की रिक्वायरमेंट है कि 80C से लेकर 80U तक की कौन कौन सी डिडक्शन हमारे सिलेबस में है और उसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। अब एक बार सबसे पहले फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब अगर बात करता हूँ सेक्शन नंबर 80C अब याद करो 80C में ना आपकी काफ़ी सारी लिमिट्स यहाँ पे निकल के आती हैं। अब 80C में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट दी हुई हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इनमें से कहीं पर भी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे ना तुमको 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। पहली बात 80C का बेनिफिट किनको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, HF को मिलेगा, चाहे आप इंडिया के रेजिडेंट हो चाहे इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो, दोनों को 80C का बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो LIC, फॉर एग्जाम्पल आपकी LIC है, आप उसका प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 80C मिलेगा। अब LIC वाले केस में इन्होंने सारांश के अंदर बताया नहीं है, बट LIC वाले केस में याद करो मैंने क्लास में 3 पॉइंट आपको बताए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने कहा था कि अगर आपने LIC कराई है, अगर मान लो 1 अप्रैल 2012 से पहले है, अगर 1 अप्रैल 2012 से पहले की पॉलिसी है, उस केस में लिमिट आपकी अलग थी। फिर 1 अप्रैल 12 से लेकर 31 मार्च 13 के बीच में पॉलिसी है तो लिमिट आपकी अलग थी, और 1/4/13 से बाद मतलब 13 या उसके बाद के जो भी LIC होंगी उसकी लिमिट्स आपकी अलग होगी। अब अगर बात करूंगा 1/4/12 से पहले अगर आपकी पॉलिसी है तो उस केस में गवर्नमेंट ये बात बोलती थी जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लेस उतने का बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या लिमिट कर दी थी, यहाँ पर गवर्नमेंट ने वो लिमिट कर दी थी 10% की। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला 1/4/13 के बाद, भाई 10% की लिमिट यहाँ पर भी है, बट गवर्नमेंट कह रही है हैंडीकैप वाले केस में लिमिट हम कितनी कर देंगे, 15% कर देंगे। तो अभी जितने लोगों की LIC हो रही है नॉर्मल केस में 10% है और हैंडीकैप वाले केस में 15% है सम एश्योर्ड का। तो जो भी हमारा समय शोड होगा उसका परसेंटेज निकाल दोगे, फिर प्रीमियम पेड से कंपेयर कर लोगे, जो भी लेस वाला होगा उतने का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट हमने LIC के अंदर कंप्लीट किया था जी। देन कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो उसके बाद फिर यहाँ पे आओ, LIC के बाद अगर आपने PPF में कंट्रीब्यूट किया, SPF में कंट्रीब्यूट किया, RPF में कंट्रीब्यूट किया या सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट किया तो 80C का बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा पहले देख लो, 80C का बेनिफिट जो मिलेगा वो 1.5 लाख तक मिलेगा। अब 1.5 लाख रुपए हर इन्वेस्टमेंट पर नहीं मिलेगा, 1.5 लाख रुपए हर इन्वेस्टमेंट पर नहीं मिलेगा, 1.5 लाख रुपए जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है सबको टोटल मिला के मिलेगा।
तो एक बार दिमाग में क्लैरिटी लेकर आना कि 80C में अगर हमें क्वेश्चन में कई सारे बेनिफिट दिए होंगे ना, तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे और पॉइंट कौन सा आ रहा है, याद करो हाउसिंग लोन की अगर आपने रीपेमेंट की है, अब अगर हाउसिंग लोन की आपने रीपेमेंट की है, इसका इंटरेस्ट का बेनिफिट कहाँ मिलता है, 24B। 24B के अलावा कहाँ मिलता है, याद करो सेक्शन नंबर 80EE और एक सेक्शन नंबर 80EEA जो है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों इंटरेस्ट के हैं। इट मीन अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या तो 24B है या 80EE है या 80EEA है, इन तीनों में से कहीं बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बात ध्यान देना। बट अगर बात करूंगा हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की, लोन की रीपेमेंट की, तो बेनिफिट मिलेगा 80C के अंदर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो भी आपने लोन लिया है उसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट करोगे तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, और वहां पर इंटरेस्ट की बात हो रही है। ये तीनों पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट के हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट यहाँ पे अगर आपने ट्यूशन फीस पे की है, अब ट्यूशन फीस जो है इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, फुल टाइम एजुकेशन, यहाँ पे सीए की फीस कवर नहीं होती। इट मीन ICAI जो भी आपने फीस पे किया वो यहाँ पे कवर नहीं है। रीजन क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट फुल टाइम एजुकेशन में कवर नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मली कॉलेज कवर होते हैं। मान लो MBA हो गया, BB हो गया, BSc हो गया, MSc हो गया, BCom हो गया, ये जो रेगुलर कॉलेज है आपके या रेगुलर स्कूल है, उनकी फीस जो होगी वो 80C में कवर हो जाती है। फिर अगर आपने FD करवाई है 5 साल या उससे ऊपर वाली, तो भी आप FD के अंदर पैसा डालोगे, 80C का बेनिफिट मिल जाएगा आपको। फिर अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड, अगर आपने नाबार्ड के बॉन्ड्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके अंदर आपने पेमेंट की है, 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा डिपॉजिट किया, 5 साल कम से कम पैसा डिपॉजिट करना है, अगर आप यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करोगे 80C का बेनिफिट आप अवेल कर लोगे। फिर अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर पैसा डाला है तो भी 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। और ये पॉइंट तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी किया था कि अगर आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया, NPS में कौन सा, Tier 2 वाली, अगर Tier 2 आपका अकाउंट है और आपने NPS में कंट्रीब्यूशन किया तो 80C का बेनिफिट मिल जाएगा। अब 80C में ना एक और पॉइंट भी यहाँ पर वैसे कवर है, सुकन्या समृद्धि वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड। इट मीन्स अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है सुकन्या समृद्धि वेलफेयर फॉर गर्ल चाइल्ड के अंदर, तो भी 80C का बेनिफिट जो अवेल कर लोगे। अब ये सारी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर ना 80C का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। एक बार मैं दोबारा बोल दूं, सारे के सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं इन सबको मिलाकर 80C का बेनिफिट मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। यहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं कह रही हर इन्वेस्टमेंट पर, अब ये इन्वेस्टमेंट के नाम ना दिमाग में क्लिक होने चाहिए। तभी मैंने कहा था कि एक बार घर से पढ़कर आओगे, एक बार यहाँ पढ़ लोगे, एक बार क्लास के बाद पढ़ लोगे, ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। याद होने बहुत जरूरी है। मैं दोबारा कह दूं, डिडक्शन में ना समझने से ज्यादा याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा आपको क्लिक करना चाहिए कि किस डिडक्शन की बात कर रहे हैं, और जब तक 3-4 बार इसको नहीं पढ़ोगे वो याद ही नहीं होगा, ठीक है जी। तो याद होना बहुत जरूरी है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो है वो 80C में कवर है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज होती हैं, अगर आपको बताओ, ठीक है ना। Tier 1 सिटीज होती हैं, Tier 2 सिटीज होती हैं, Tier 3 सिटीज होती हैं। Tier 2 और Tier 3 छोटी सिटीज होती हैं, Tier 1 आपकी बड़ी सिटीज होती हैं। तो नॉर्मली आपको Tier 2 दिया होगा, हमें नाम याद नहीं करना उसमें क्या क्या आता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 80CCC। अब 80CCC में क्या निकल के आ रहा है, 80CCC में याद करो, 80CCC के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपने LIC के पेंशन फंड, जैसे LIC का इंश्योरेंस भी आता है, LIC का पेंशन फंड भी आता है, अगर आपने LIC के पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया है तो 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट आप 80CCC में अवेल कर लोगे। ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, ये HF को नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है कि अगर मान लो मैंने 80C के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है, 80CCC के अंदर भी की है, तो 1.5 लाख वो देखने में क्या लग रहा है, 3 लाख लग रहा है। अभी गवर्नमेंट आगे जाके बोलेगी नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूं एक बार, यहाँ पे एक 80CCE है वो ये बात कहता है 80C प्लस में 80CCC प्लस में 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर जो बेनिफिट मिलेगा वो 1.5 लाख रुपए का मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब इसमें 80CCD2 और 80CCD1 भी इसमें कवर नहीं होता। अब ये होता क्या वो एक बार डिस्कस करते हैं। बट 80CCC LIC का पेंशन फंड है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 1.5 लाख की लिमिट है। हाँ, अगर तुमने यहाँ किया अलग से 1.5 लाख है, वहां किया 1.5 लाख है, बट दोनों को कंबाइन करके भी 1.5 लाख रुपए की लिमिट होगी, उसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे 80CCD, अब ये थोड़ा सा ना बच्चों को टेक्निकल लगता है। 80CCD की गेम क्या है, देखो 80CCD को ना आप ऐसे डिवाइड करो, देखो एक तो है 80CCD1 और एक 80CCD2। पहले ये समझो, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। फिर 1 के 2 टुकड़े करो, एक तो इसमें 1 ही रहता है और एक यहाँ पे 1B बन जाता है, ठीक है।
अब ये पहली बात किसका है, ये न्यू पेंशन स्कीम का है, जो 80C में कवर नहीं है, टीयर 2 वाली कवर नहीं है। टीयर 2 को छोड़ के जो एनपीएस होगा वो 80CCD में आएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना है, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हूं, मुझे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना है, तो जितनी भी मेरी ग्रोस टोटल इनकम होगी उसका 20% तक मुझे डिडक्शन मिल जाएगी 80CCD 1 के अंदर। तो जो लोग एम्प्लॉय नहीं होते उनकी ग्रोस टोटल इनकम चेक करते हैं, उसका 20% तक तुम बेनिफिट अवेल कर लोगे 80CCD 1 के अंदर, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो। फिर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपकी जो भी सैलरी निकल के आती है उस सैलरी का 10% तुम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर लोगे, इतना तुम्हें अलाउड है। यहाँ पे कोई 1.5 लाख की लिमिट नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे यहाँ पे कहीं पर भी 1.5 लाख की लिमिट की बात नहीं बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं जितनी भी तुम्हारी जीटीआई उसका 20%, वो जितना मर्जी आता हो इतना क्लेम कर सकते हो, ठीक है, या तुम्हारी सैलरी का 10% इतना क्लेम कर लोगे अगर तुम एम्प्लॉय हो। ये बात क्लियर है? अच्छा अब सुनो ध्यान से, फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं एम्प्लॉय हूं तो अकेला मैं तो कंट्रीब्यूट करूंगा नहीं, साथ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस में मेरे लिए, तो पहले तो वो मेरी सैलरी में ऐड होता है। आपको मैंने सैलरी के चैप्टर के अंदर भी कहा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए जो भी पैसा देगा वो एम्प्लॉय की सैलरी बन जाती है। अब अगर मान लो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया तो पहले मैं क्या करूंगा, सैलरी में जोड़ लूंगा, फिर मुझे उसकी मिलेगी डिडक्शन। कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने, मेरी सैलरी में जुड़ गया, इनकम मेरी बन गई, अब मुझे क्या मिलेगी, डिडक्शन। कितनी मिलेगी? तो गवर्नमेंट कहते हैं जितनी भी तुम्हारी सैलरी है उसका 10% तक तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80CCD 2 के अंदर। और अगर तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो, उस केस में लिमिट आपकी 14% यहाँ पे हो जाती है। तो गवर्नमेंट वाले केस में लिमिट आपकी 14% की है, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में लिमिट आपके 10% की है। अब अगर चेक करोगे आपको भी 20% का बेनिफिट मिल रहा है। कैसे 20% वाला बेनिफिट मिल रहा है? 10% तुम्हें दे दिया और 10% एम्प्लॉयर वाले का तुम्हें मिल गया, 10 और 10 20 नॉर्मली मिल गया। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो भी मुझे 20 तक मिल रहा है भाई। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं तो भी मेरा 20% है, अगर मैं एम्प्लॉय हूं 10 मेरे एम्प्लॉय का, टोटल मेरा 20 हो गया। इवन गवर्नमेंट वाले केस में 24% तक का बेनिफिट है। और यहां तुम्हें एक और फायदा है, अगर तुम एम्प्लॉय नहीं हो तो ग्रोस टोटल इनकम का 20% है, बट 80CCE क्या बोलता है, सबको मिलाकर 1.5 लाख से ऊपर मिलेगी नहीं। अब सोच के बोलो, यहां पर जीटीए का 20% दिया जरूर है, बट सबको मिला के बात करूंगा तो 1.5 लाख से ऊपर का तो बेनिफिट मुझे मिलेगा ही नहीं ना। अब अगर 80CCD 2 की बात करूंगा, यहां कोई 1.5 लाख की लिमिट ही नहीं है, मतलब ये 1.5 लाख की लिमिट में आता ही नहीं। मतलब अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरे एनबीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है 5 लाख रुपए, तो मैं 5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वो मेरी सैलरी के 10% तक हो। मतलब लिमिट है सैलरी का 10%, बट वो 1.5 लाख की लिमिट नहीं है। अगर वो 5 लाख निकल के आ रहा है, 5 लाख भी मुझे अलाउड हो जाएगी 80CCD 2 के अंदर, ये बात ध्यान दो। और 80CCD 2 तो ऐसा है, अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली हो तो भी तुम्हें मिल जाता है। याद करो, डिफॉल्ट वैसे सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं ऑप्शनल स्कीम वालों को, बट ये डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी अलाउड होता है। अगर तुम डिफॉल्ट स्कीम लेके बैठो 80CCD 2 का बेनिफिट तुम्हें मिल जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? अच्छा एक बात मैं और बताओ जी, अब मेरा अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि ये तो हो गया चलो 80CCD 1 और 80CCD 2। अभी बच्चा कह रहा है सर 1B का मतलब क्या है? अब 1B का गवर्नमेंट एक पॉइंट और लेकर आई कि अगर आप 80CCD 1 में 1.5 लाख की लिमिट के अंदर फंस जाते हो, तो एक्चुअल में क्या है, एनपीएस जो है ना वो गवर्नमेंट की स्कीम है। अब गवर्नमेंट अपनी स्कीम को बढ़ाएगी कम करेगी? बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट कहते हैं तुम हमारे एनपीएस के अंदर पैसा डालो, अगर तुम्हारी 1 जो है 1 वो 1.5 लाख की लिमिट में फंस जाता है तो 50,000 की एडिशनल डिडक्शन एनपीएस वाले केस में तुम 1B में क्लेम कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो मैंने एनपीएस में 70,000 रुपए डाले, 70,000 में से फॉर एग्जांपल मान लो 20,000 रुपए मेरे 80CCD 1 में चले गए, 50,000 मेरे बच गए। अगर मैं चेक करूं 50,000 मेरे कहीं नहीं जा पा रहे क्योंकि 1 खत्म हो गया मेरा, 1.5 लाख की लिमिट मेरी खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट ने बोला 50,000 रुपए इन एडिशन टू 1.5 लाख रुपए, तो तुम्हें 50,000 रुपए यहां पे और मिल जाएंगे। ये 1B कहता है जी। और ये भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन का ही है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का तो एक ही सेक्शन है 80CCD 2, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, सीनियर सिटीजन एनपीएस कैसे बात कर रहे हो आकाश, नालायक। सीनियर सिटीजन नहीं कवर होते यहाँ पे सब लोग कवर होते हैं। देखो यहाँ पर 80CCD 1 भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
फर्दर एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू 50,000 इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। यहाँ पे आपको 50,000 की एडिशनल मिल जाएगी, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। और ये एम्प्लॉयर वाले केस में क्या मिलेगा, 80 CCD 2 का बेनिफिट आपको मिलेगा। और यहाँ पर कितना मिलेगा, नॉर्मल केस में 10% मिलेगा, और गवर्नमेंट वाले केस में कितना मिलेगा, 14% ऑफ सैलरी। ये आपका पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया दिमाग में कहना क्या चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया जी? हाँ जी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया या नहीं हो गया जी? मेरे को फटाफट से बताओ जी, क्या स्ट्रक्चर क्लियर हो गया पक्का पक्का कि 1 में क्या आएगा, 1B में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा? क्योंकि बच्चा 80 CCD के अंदर ही फंसता है, और बच्चे को ना यहाँ पे और कोई डाउट नहीं होता। तो यहाँ पे 1 अलग करना, 1B अलग करना, 2 अलग करना। 1B और 2 ये 1.5 लाख की लिमिट में कवर नहीं है। 1B की 50,000 रुपये की अलग लिमिट है, और 2 में कोई भी लिमिट नहीं है। 2 में लिमिट बस इतनी है, सैलरी का 10%। अब चाहे वो 1.5 लाख से ऊपर हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, मैटर नहीं करता, वहां पे कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो जी, अब सुनो ध्यान से। सर पर आपने तो 1.5 लाख नहीं, क्या कह रहे हो? यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 1B दोबारा। मेरे बच्चे नहीं 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 नहीं, 80 CCD 1B सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है, वो नालायक 80 TTB था। आकाश, डांट खाओगे मेरे से। वो 80 TTB है, 80 CCD नहीं है वो। इधर देखो ध्यान से, 1B दोबारा से। रोहित 1B ये कह रहा है मेरे बच्चे, आपने एनपीएस के अंदर पैसा डाला। आपने एनपीएस में, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपने क्या किया, LIC में डाले 80,000 रुपये, ठीक है। LIC में 80,000 रुपये डाल दिए। पीपीएफ में डाले आपने 40,000 रुपये, ठीक है, डाल दिए। एनपीएस में आपने डाल दिए 90,000 रुपये। अब बताओ, ये 80C, ये 80C और ये 80 CCD 1 आ गया। 80 और 40 कितना हो गया, 120, 1.5 लाख की लिमिट है, पूरा अलाउड हो गया। और 90,000 रुपये, 90,000 रुपये ये मान लो सैलरी के 10% तक है, तो गवर्नमेंट ने कहा इनको मिलाकर 1.5 लाख मिलेगा। 80 और 40 120 हो गया। 30,000 रुपये यहाँ जाएंगे। अगर 30,000 रुपये यहाँ पर जाएंगे तो 1.5 लाख मेरा पूरा हो गया। अब 30,000 इसमें से निकल गया तो बैलेंस कितना बच गया, 60,000 रुपये। बैलेंस कितना बच गया, 60,000 बच गया। अब ये 60,000 वैसे तो कहीं नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट 1B लेकर आई कि चल तू 50,000 रुपये 1B में क्लेम कर ले, 10,000 तेरे वेस्ट हो गए। ये 1B है बस जी, ठीक है जी। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी। इधर देखो ध्यान से, फिर अगला पॉइंट क्या निकल कर रहा है, 80 CCH, ये भी नया आया है, ठीक है। ये आपका आया अग्निवीर कॉर्पस फंड। आपको पता होगा गवर्नमेंट अभी अग्निवीर स्कीम लेकर आई है आर्मी के लोगों के लिए जी। तो गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा इकट्ठा करना चाह रही है, गवर्नमेंट उसके अंदर पैसा इकट्ठा करना चाह रही है अग्निवीर के अंदर। तो जो भी अग्निवीर फंड के अंदर पैसा डालेगा उसको 100% की डिडक्शन वो क्लेम कर लेगा, ठीक है जी। अगर आप कंट्रीब्यूट करो तो आपको सारा मिलेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करे तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ठीक है। और ये डिफॉल्ट स्कीम वालों को भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में इतना रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ एक नई स्कीम है, शायद वो अमेंडमेंट के अंदर क्वेश्चन फ्रेम कर दे अग्निवीर का। बिल्कुल सिंपल है, जितना कंट्रीब्यूशन करोगे 100% की डिडक्शन आपको 80 CCH के अंदर मिल जाएगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है नी। उसके बाद अब यहाँ पे फिर अगले पॉइंट पर आओ, 80D। अब 80D सर डिडक्शन तो हमने कर लिया था ना, वो क्वेश्चन किए थे, आसान क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया था, ठीक है जी। हाँ अग्निपथ, बिल्कुल जी। अब यहाँ पे अग्निपथ नहीं, अग्निवीर अग्निपथ, अग्निपथ नहीं अग्निवीर है। अग्निपथ कहाँ से तुम्हें मूवी ध्यान आ रही है नालायक को, उसको वो अग्निपथ मूवी ध्यान है, वो उसकी संजय दत्त वाली खूंखार। ओह माय गॉड, अग्निवीर है मेरे बच्चे, अग्निवीर है, ठीक है जी। ठीक है, अगले पर आओ जी। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर सेक्शन याद है तो कोट कर सकते हो, अगर सेक्शन याद है तो कोट कर सकते हो, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे निकल आओ। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 80D। बस अमेंडमेंट अफान इसमें एक है, सिर्फ ये वाली है 80 CCHH। सर मॉड्यूल में अग्निपथ दिया है, अच्छा दिया होगा फिर अग्निपथ, ठीक है फिर तो अग्निपथ उन्होंने दिया तो ठीक है। वैसे अग्निवीर है स्कीम का नाम तो, ठीक है। मॉड्यूल में अग्निपथ है तो कोई बात नहीं, अग्निपथ मान लो, ठीक है। वैसे अग्निवीर बोलते हैं इसको। चलो आओ जी फटाफट से आओ जी। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80D। अब 80D किन के लिए है, 80D है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट कहती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं, अगर मैंने अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, अगर मैंने अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, जितना प्रीमियम पे करूंगा उतना,
और 25,000 तक का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर हम सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक का बेनिफिट मिल जाएगा। 80D बस इतनी सी बात कहता है। फिर अगर मान लो मैंने अपने पेरेंट्स का भी करवा लिया। अब अगर पेरेंट्स का करवाया, मेरे पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनकी 25,000 रुपये की लिमिट मैं ले सकता हूं अगर मैंने प्रीमियम पे किया। और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का उनका बेनिफिट मिल जाएगा। तो 50 और 50 टोटल 1,00,000 रुपए तक का हम बेनिफिट ले सकते हैं 80D के अंदर। बस ये बात ध्यान दो। और यहां पर मैंने एक स्पेशल पॉइंट कहा था कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जैसे अभी ना 1 हफ्ते पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात, मैंने अपना पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाया, अपनी वाइफ का फुल बॉडी चेकअप कराया और टोटल हमारे 4,000 रुपये लगे हैं। एक लैब है, अगर आपने सुनी हो, लैब का नाम है HOD। लैब का नाम है HOD। एक तो लाल पैथ है नॉर्मली, एक HOD है, तो HOD भी एक लैब है, उससे हमने अभी टेस्ट करवाया। तो 2,000 मेरे लगे, 2,000 मेरी वाइफ के लगे। तो ये 4,000 की मैं डिडक्शन क्लेम कर लूंगा इस बार 80D के अंदर, क्योंकि 5,000 तक का प्रिवेंटिव चेक हेल्थ अलाउड है। ठीक है जी, तो 5,000 तक का अलाउड है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक। और ये कैश में भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 तक का कैश अलाउड है। बट अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करूंगा, वो अदर देन कैश में होगा तो अलाउड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात क्लियर है। फिर अगला पॉइंट, एक पॉइंट मैंने आपको और कहा था, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने और आपको बताया था कि जैसे मान लो जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जैसे मान लो मेरे पापा हैं, उनकी एज फॉर एग्जाम्पल मान लो 62 ईयर की है। अब अगर मान लो मेरे पापा हैं, उनकी एज मान लो 62 ईयर की है। अब अगर मेरे फादर जो हैं, अगर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, नालायक, ये अफान मजा लेने के लिए आया भाई, इसको डिडक्शन सारा आता है। आपने उस दिन देख लिया था अफान को ऑलमोस्ट डिडक्शन सारा आता है। तो अफान ने उस दिन बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए थे। चाहे आंसर उसमें सही नहीं था, बट फिर भी अपनी कोशिश पूरी की थी अफान ने। तो अफान अब यहाँ पे मजे ले रहा है। HOD का मतलब क्या, नालायक। इधर देखो, हाउस ऑफ डायग्नोज डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया इसमें, ब्लड टेस्ट के अंदर। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब अगर मान लो मेरे पापा हैं, मेरे पापा की एज ना फॉर एग्जांपल 65 साल की है। अब 65 साल के, आपको पता है जो लोग बड़े हो जाते हैं ना, उनका इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस करते नहीं है। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले उनका इंश्योरेंस करते नहीं है, तो फिर बट उनके मेडिकल पर तो काफ़ी सारा खर्चा होता है। अब अगर उनके मेडिकल पर काफ़ी सारा खर्चा होता है तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपने खर्चा किया है उनके मेडिकल एक्सपेंडिचर पर, तो भी हम तुम्हें 50,000 तक का बेनिफिट दे देंगे। ये बात भी 80D के अंदर लिखी है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर जो इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है, उनका इंश्योरेंस नहीं है, अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाला बेनिफिट मिलेगा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो उन पर जो भी एक्सपेंडिचर आपने इंकर किए होंगे मेडिकल, 50,000 तक के आप डिडक्शन क्लेम कर लोगे 80D के अंदर। बस इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है जी। यस, 5,000 पे 25,000 और 50,000 में इंक्लूड है जी। 5,000 पे 25,000 50,000 में इंक्लूड है। मतलब ये 5,000 की लिमिट अलग से नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूं, जैसे मान लो 22,000 पे का मैंने अपना प्रीमियम पे किया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और 4,000 पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अब ये 4,000 5,000 की लिमिट के अंदर है, 22,000 25,000 की लिमिट के अंदर है। 22,000 कितना हो गया, 26। बट मुझे 25,000 का बेनिफिट मिलेगा, मुझे उसके ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात 80D में लिखी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे मान लो 47,000 पे सीनियर सिटीजन है, 47,000 सीनियर सिटीजन का प्रीमियम है, और 4,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। 47,000 कितना हो गया, 51,000। बट 50,000 से ऊपर का बेनिफिट नहीं मुझे मिलेगा। ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है। सर आपसे पढ़कर जो मिलता है वो आ सके नवंबर, आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अरे नवंबर वाले बच्चे बीच बीच में आ जाते हैं, ये मई वाले बच्चे हैं, इनको मत्था टेको तुम। अब तुम्हारे नवंबर में एग्जाम क्लियर होंगे, मत्था टेक के जाओ, मत्था टेको पहले इनको। ठीक है जी, चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो यहाँ पर 25,000 रुपये की लिमिट है नॉर्मल केस में, सीनियर वाले केस में 50,000 रुपये की लिमिट है, और 5,000 की लिमिट इसके बीच में इंक्लूड है। और अगर सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस नहीं है, अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है, आप मेडिकल खर्चा कर रहे हो, तो 50,000 तक का बेनिफिट आप 80D में क्लेम कर लोगे। ये 80D यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल कर है 80DD। अब 80DD सुनो, 80DD में क्या लिखा है। अब 80DD गवर्नमेंट ये बात कहती है, जैसे मान लो, अब दिमाग में 2 चीजें लेके आओ, हैंडीकैप, एक इमेज लेके आओ हैंडीकैप की। ठीक है जी, एक इमेज लेके आओ हैंडीकैप की। अब जो हैंडीकैप होते हैं ना, हैंडीकैप 2 तरह के होते हैं। गवर्नमेंट कहती है देख भाई, एक तो होता है डिपेंडेंट हैंडीकैप और एक होता है इंडिपेंडेंट हैंडीकैप। अगर डिपेंडेंट हैंडीकैप है या इंडिपेंडेंट है, इन दोनों में डिडक्शन फिक्स है। चाहे ये तो हमने क्वेश्चन भी किया था,
ये तो हमने क्वेश्चन भी किया था कि चाहे हम इसकी मेंटेनेंस पर खर्चा करें या ना करें। अब एक्चुअल में क्या था यहाँ पे ना 80DD में पहले सिर्फ ये लिखा था, अब इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि अगर तुम LIC फंड के मान लो स्कीम फ्रेम की है, उसके अंदर आपने पैसा डाल दिया, आपने अभी नहीं लगाना, आपने कहा मैं पैसा डाल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई चाहे चाहे तुम उस स्कीम के अंदर पैसा डालो या तुम उस पर खर्चा करो या ना करो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इरेलीवेंट। अगर तुम्हें 80% से कम हैंडीकैप है तो तुम्हें 75,000 की डिडक्शन मिलनी है। अगर 80% या उससे ऊपर हैंडीकैप होगा तो 1,25,000 रुपए की फिक्स लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, फ्लैट। किसी और सेक्शन में फ्लैट लिमिट नहीं है। मैं दोबारा बोलूंगा, किसी और सेक्शन में फ्लैट लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज, किसी और सेक्शन में फ्लैट लिमिट नहीं है, बट यहां पर फ्लैट लिमिट एप्लीकेबल होती है। अब 80DD और 80U, बट 80U में क्या फर्क है? 80U में इंडिपेंडेंट हैंडीकैप की बात होती है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अगर मान लो मैं डिपेंडेंट बच्चे पर खर्चा कर रहा हूं तो डिडक्शन मैं क्लेम करूंगा, अगर मैं खर्चा नहीं भी कर रहा तो भी मैं क्लेम करूंगा जिस पर जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। बट इंडिपेंडेंट के अंदर क्या है? उसके अंदर वो हैंडीकैप पर्सन खुद क्लेम करता है, यहाँ पर वो खुद क्लेम नहीं कर रहा, यहाँ पर उसके गार्जियन मान लो वो क्लेम कर रहे हैं, बट वहां पर वो खुद क्लेम कर रहा है। लिमिट दोनों के अंदर फिक्स है 75 और 125, उसमें तुम्हें कुछ एक्चुअल खर्चा चेक नहीं करना, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। देखो यहाँ पे 80 एक 80U भी आगे रखे आएगा, उसको हम आगे रखे देख लेंगे। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर है 80DDB। अच्छा 80DDB के अंदर क्या निकल के आ रहा है? 80DDB के अंदर दो केस निकल के आ रहे हैं, या तो एज आपकी 60 साल से कम है, ठीक है, या तो एज आपकी 60 साल से कम है, या एज आपकी जो है वो 60 साल या उससे ज्यादा है, या एज आपकी 60 साल से कम है, एज आपकी 60 साल या उससे ज्यादा है। अब गवर्नमेंट कह रही सुन भाई, अगर तेरी एज 60 साल या उससे कम है और अगर तू अपनी बीमारी पर खर्चा कर रहा है, बीमारी कौन सी? स्पेसिफाइड बीमारी में कौन कौन कवर है? एड्स, टीवी, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, इनमें से कोई बीमारी है, इन बीमारी पर जो तू खर्चा कर रहा है, देखना कितनी हैवी बीमारी है, और डिडक्शन देखना जितना तूने इस पे खर्चा किया तो वो या 40,000 विच एवरेज लेस। मजाक कर दिया ना बहुत बड़ा। बीमारी कौन सी है? एड्स, टीवी, कैंसर, मेंटल डिसऑर्डर, जितना तूने खर्चा कर दिया तो वो या 40,000 विच एवरेज लेस। और अगर तू सीनियर सिटीजन है तो खर्चा तेरा ज्यादा होगा, 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट तू क्लेम कर लियो। और ये डिडक्शन पूरी नहीं मिलेगी, जितना तेरे को इंश्योरेंस कंपनी वालों ने रिम्बर्स कर दिया वो माइनस कर दे, और बैलेंस की तो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मतलब 40,000 और 1 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। 40,000 रुपए लेस देन 60 वाले केस में, 1 लाख रुपए 60 और मोर वाले केस में। और सारी फिक्स नहीं है, मैं दोबारा बोलूंगा फिक्स नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और ये लिमिट विच एवरेज लेस, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिम्बर्स हो रहा है वो माइनस करने के बाद फिर बैलेंस तो डिडक्शन क्लेम करेगा। गवर्नमेंट यहां पर यह बात कहना चाह रही है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80E। 80E वाला भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, 80E वाला हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया, अब अगर मान लो कोई हायर एजुकेशन कर रहा है, आपने लोन लिया है, अब अगर आपने लोन लिया उस लोन पर क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। 8 साल तक जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे सारे के सारे की डिडक्शन मिल जाएगी हायर एजुकेशन के लोन के इंटरेस्ट की, लोन की नहीं इंटरेस्ट की। 8 साल के बाद नहीं मिलेगी, 8 साल तक सारे के सारे जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे पूरे की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कब से मिलेगी? जब से आप रीपेमेंट करना, जब से आप इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करोगे तब से मिलेगी जी। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, तो उसने क्या लिखा है जी? आपने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है और कहीं से भी लोन लिया हो, सच लोन इज टेकन फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन ऑफ हिज या हर, या आप कर रहे हो या आपको रिलेटिव कर रहा है। रिलेटिव में कौन आएगा? स्पाउस और चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल और द स्टूडेंट फॉर होम द इंडिविजुअल इज लीगल गार्जियन। तो उस केस में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है 80E के अंदर। यहां पे कोई लिमिट नहीं है, इतने परसेंट जितना भी इंटरेस्ट है सारा का सारा 8 साल तक वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट निकल के आ रहा है 80EE। अब 80EE याद करो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का, बट 3 कंडीशन है। डिडक्शन कितनी मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी आपको 50,000 तक की, बट 3 कंडीशन है। लोन शुड बी सैंक्शन प्रीवियस 16-17। जिनके लोन 16-17 में सैंक्शन हुए थे उनकी बात हो रही है, जिनके लोन अभी सैंक्शन हो रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। लोन सैंक्शन हुआ हो 16-17 में, फिर लोन 35 लाख रुपए तक का हो, और घर की वैल्यू जो तुमने लिया हो 50 लाख तक की हो, और तुम्हारे पास कोई दूसरा घर ना हो, तो जो भी तुम इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो और 50,000 तक का बेनिफिट अवेल कर लोगे। ये 24B के अलावा है। बट मेरे बच्चों, मेरे बाबू, मेरे भिंडी, मेरे सोना, 24B में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती।
24B में 30,000 और 2 लाख रुपए की लिमिट है ना, तो वहां पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं है घर इतने का हो, लोन इतने का लिया हो, ये सिर्फ यहाँ पर है। 24B में तो हर केस में मिल जाती है, बट यहाँ पे तब मिलेगी अगर आपने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड की है, वो भी 50,000 तक मिलेगी, इसके ऊपर की नहीं मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद जी अगला 80EE। अब 80EE में क्या लिखा हुआ है? 80EE भी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का है, ये गवर्नमेंट अभी लेटेस्ट लेकर आई है, इसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट है, इसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट है, बट दोनों में से एक ही मिलेगा। मैं दोबारा बोलो, दोनों में से एक ही मिलेगा। 80EE या 80EE दोनों बेनिफिट तुम अवेल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान देना। अब इसमें क्या डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1.5 लाख। यहां पर भी कंडीशन है, लोन सैंक्शन हुआ 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22। अभी साल जा चुका है, अब साल जो है वो जा चुका है, ध्यान रखना। अब साल जो अगर आपका लोन इसके बीच में सैंक्शन हुआ है और आपके घर की वैल्यू 45 लाख तक है, लोन कितने का है यहाँ पे मैटर नहीं करता, घर की वैल्यू 45 लाख तक हो, ऑब्वियस ही बात है। अब अगर घर की वैल्यू 45 लाख तक है तो लोन भी तो कम से कम 25-30 लाख का ही होगा भाई। घर की वैल्यू 45 लाख है तो लोन भी 25-30 लाख का, इसके ऊपर का लोन क्या होगा? ठीक है जी। और कोई दूसरा घर आपके पास ना हो और आप 80EE में डिडक्शन के लिए एलिजिबल ना हो, क्योंकि अगर वहां एलिजिबल हो तो फिर वहीं क्लेम करोगे, अगर वहां एलिजिबल नहीं हो तब तुम यहां पर आओगे। तो 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इंटरेस्ट का बेनिफिट तुम अवेल कर लोगे 80EE के अंदर। यस, दोनों मिलेंगे। 24B तो अलग है, 24B तो अलग है। 24B नहीं, 80EE अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले भी थे, आज की नहीं है, बहुत पहले की है, तो बहुत पहले की है। ठीक है। 24B में दोबारा बोल दो, 24B में कंफ्यूज मत होना, यहां भी 2 घर की वैल्यू लेंगे, नहीं 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 नहीं, यहां एक ही घर आ, इसके अलावा जो तुम घर ले रहे हो इसके अलावा कोई घर तुम्हारे पास होना ही नहीं चाहिए। जो तुम अभी घर ले रहे हो इसके अलावा कोई घर होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरा घर तुम्हारे पास है तो 80EE और 80EE तुम अवेल ही नहीं कर सकते, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक हो। अब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑब्वियस बात है मार्केट वैल्यू से कम होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कंसीडर करनी है, जबकि ऊपर वाले केस में चेक करोगे वहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिखा, वहां पर वैल्यू लिखा है। दोनों के अंदर फर्क है, की पॉइंट का फर्क है, वहां पर सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला आ रहा है 80EB। अब 80EB किन के लिए आ रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब जो बाहर गाड़ियां चल रही हैं, जो बाहर इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, आपको पता है ग्रीन कलर की प्लेट्स लगी हुई हैं, ग्रीन कलर की। अब जो ग्रीन कलर की नेम प्लेट वाली गाड़ियां चल रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको लेने के लिए जिन्होंने भी लोन लिया हुआ है, उस लोन पर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट 80EB के अंदर वो क्लेम कर लेंगे, प्रोवाइडेड लोन जो हो वो 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 23 तक। ठीक है जी। अभी डेट अभी 31 मार्च 23 अभी जा चुकी है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ 31 मार्च 23 अभी जा चुकी है, बट गवर्नमेंट इस डेट को बहुत जल्दी एक्सटेंड कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यहाँ पे इंडिया में आए, इसलिए गवर्नमेंट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। बट हमारे एग्जाम पर्पस के लिए हमें ये डेट याद रखनी है 1/4/19 से 31 मार्च 23 के बीच में। अगर आपका लोन सेंक्शन हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने कोई लोन लिया है, तो उसके लिए जो भी इंटरेस्ट पे करोगे 1.5 लाख तक का बेनिफिट 80EB के अंदर क्लेम कर लोगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का। चलो अब ये 80G, इसको नहीं मैं करवा रहा, 80G के लिए आप सेक्शन देख सकते हो 28 मिनट वाला जो मैंने यूट्यूब पे डाला था। उसके बाद फिर आपका 80GG आ गया। अब 80GG किसके लिए है? 80GG वही जिनको HRA नहीं मिलता। अब एक बात मेरे को बताओ, क्या इंडिया में रहने वाला हर पर्सन एम्प्लॉई है? क्या इंडिया में रहने वाला हर पर्सन एम्प्लॉई है? नहीं है। बट क्या काफ़ी लोग रेंट पे रहते हैं? रहते हैं, बट वो हर आदमी एम्प्लॉई तो नहीं है। मान लो मैं किराए वाले घर में रहता हूँ, आप किराए वाले घर में रहते हो, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई नहीं हो, आपके फादर किसी कंपनी के एम्प्लॉई नहीं है, तो क्या करेंगे? 80GG क्लेम करेंगे। अब 80GG किन के लिए? जो लोग किराए वाले घर में रह रहे हैं और HRA वो क्लेम नहीं कर पा रहे, तो उस केस में 80GG क्लेम करें। कितना मिलेगा? जितनी भी उनकी टोटल इनकम है उसका 25%, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ टोटल इनकम, और 5,000 पर मंथ विच एवरेज लेस, मतलब मैक्सिमम 60,000 पर एनम का बेनिफिट तुम अवेल कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके ऊपर का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 पे 1 साल की तुम डिडक्शन क्लेम कर लोगे। अगर तुम रेंट पे कर रहे हो किसी घर का और तुम HRA अवेल नहीं कर रहे, तो 60,000 रुपए तक का 1 साल का बेनिफिट तुम 80GG के अंदर अवेल कर सकते हो जी। ठीक है जी सर। इसमें AGT एडजस्टेड टोटल इनकम, वो टोटल इनकम इन्होंने टोटल इनकम लिख दिया, एक्चुअल में एडजस्टेड टोटल इनकम है। और एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है? नॉर्मल ग्रोस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम माइनस में लॉन्ग टर्म माइनस में शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसमें से डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म माइनस कर दो, और जितनी भी डिडक्शंस है सारी माइनस कर दो 80GG को छोड़कर।
भाई 80 जीडी तो मिलनी है ना, तो भैया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म माइनस कर दो और जितनी भी डायरेक्शंस हैं सारी माइनस कर दो 80 जीडी को छोड़कर, जो वो इनकम निकल कर आएगी उसका 10%, उसका 25% कह रहे हैं जी। डन है जी। उसके बाद फिर यहां पर देखो जी, अब 80 जीजी ए और 80 जीजी बी, इसी का तो लफड़ा पड़ रहा है, इसी का लफड़ा तो पड़ रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, जिसके थ्रू पैसा आ रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी सबकी, कितने हजार करोड़ रुपए की फंडिंग आई है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक एक बंदे का नाम डिस्क्लोज करो। वो 80 जीजीबी की तो बात हो रही है, वो 80 जीजीबी की ही नॉर्मली वो बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी कंट्रीब्यूशन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू। उसमें नाम नहीं पता लगता, नाम बताते ही नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाम बताओ भाई साहब, एक एक बंदे का नाम पता लगेगा, तो मतलब सारी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो इसी की तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट आई है वो इसी के ऊपर आई है जी। ठीक है जी। तो 80 जीजीए ये नॉर्मल साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब जो लोग बिजनेसमैन हैं वो तो साइंटिफिक रिसर्च वाले केस में सेक्शन नंबर 35 का बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं। याद करो सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च वाला, वो बिजनेसमैन के लिए। अब जो बिजनेसमैन नहीं है, अगर वो डोनेशन देना चाहता है साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को, तो फिर वो 80 जीजीए के अंदर क्लेम कर सकता है 100% का बेनिफिट। बट 2000 तक की डोनेशन अगर देनी है कैश में अलाउड है, 2000 के बाद तुम्हें अदर देन कैश में देनी पड़ेगी जी। ठीक है जी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, इसके थ्रू ना एक्चुअल में जैसे डोनेशन, जैसे आप बाहर से आप फंडिंग लेते हो, तो बाहर से आप फंडिंग ऐसे नहीं ले सकते ना, बाहर से इन्वेस्टमेंट करने तो एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ऐसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड गवर्नमेंट लेकर आई थी, इसके थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग लेती है, एडवर्टीजमेंट करवाती है अपनी। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कभी तुम्हें बताऊंगा, टाइम लगा, नहीं तो तुम आजकल तो यूट्यूब पे बहुत खबर चर्चा हो रही है, तो किसी वीडियो को भी सर्च करके देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉन बोल्ट, पूरा समझ में आएगा आपको। फंसी बढ़िया गवर्नमेंट इस टाइम। सर आपका ऐसा क्वालिटी आपका ऐसा क्वालिटी ऐसा क्यों, क्या कह रहे हो? आपका ऐसा क्वालिटी ऐसा क्यों है, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे बच्चे? ठीक है, चलो वापस आओ जी। ठीक है जी। तो फिर 80 जीडीबी के अंदर वही बात हो रही है कि अगर इंडियन कंपनी मान लो कंट्रीब्यूशन कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को जी, तो उस केस में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया सारे के सारे की वो डिडक्शन अवेल कर लेती है, सारे के सारे के। देखो कितनी डिडक्शन क्लेम करती होंगी बड़ी बड़ी कंपनी। आपकी वीडियो क्वालिटी ऐसे क्यों है, क्यों खराब आ रही है क्या वीडियो क्वालिटी? क्वालिटी सही नहीं आ रही जी? आवाज सही नहीं आ रही क्या? क्या चाहते हो मेरे बच्चे? राजकुमार शर्मा क्या चाहते हो? मैं तुम्हें श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर नहीं हूं मैं यार। अब मेरी बोल बोल के पूरा दिन सुबह 7:30 से मेरी क्लास होती है, और 7:30 से मेरे को तो इस टाइम 20 से 25 मिनट का। और आपकी तो सीए वाली क्लास, जो बच्चे सामने बैठे हैं, आपकी तो क्लास फिर भी 2 घंटे की होती थी ना, और 4-4 घंटे क्लास हो रही है। अब उनके 4-4 घंटे क्लास हो रही है और अभी कहते हैं और पढ़ाओ। मैंने कहा बस बहुत है, इतना इतना ही पढ़ लो। हाँ ठीक है जी। तो सिंपल सी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि यहाँ पे 80 जीजीबी जो है वो कंपनी वालों के लिए कि बेनिफिट क्लेम कर लेंगे कंपनी वाले 80 जीजीबी के अंदर। अच्छा, अगर मान लो कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है, अदर देन कंपनी दे रही है, तो फिर 80 जीडीसी के अंदर है। तो मतलब दोनों ये पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग लेने के तरीके थे। एक्चुअल में दोनों ये फंडिंग, दोनों जो थे वो फंडिंग लेने के तरीके थे। अब वो कंपनी वाले केस में था, वो अदर देन कंपनी वाले केस में था, थे दोनों तरीके ही। ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट एक्चुअल में 80 जीजीबी की बैंड बजा दी यहाँ पे, यहाँ बैंड बजा दी। ठीक है। तो डिडक्शन दोनों केस में 100% की है, जितना कंट्रीब्यूशन करोगे पॉलिटिकल पार्टी को। आज एक बात बताओ, अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब देखना कितनी एडवर्टीजमेंट होगी। अब इलेक्शन आने वाले हैं, कितनी जबरदस्त एडवर्टीजमेंट होगी आप सोच भी नहीं सकते। और ये सारी की सारी बहुत मोटी फंडिंग कंपनी से आ रही है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला है और बोला कि सारे नाम डिस्क्लोज करो जी। ठीक है जी। अब उसके बाद फिर एक सेक्शन आ रहा है 80 JJAA। अब 80 JJAA ना, 80 JJAA गवर्नमेंट ये बात कहती है। अब यहाँ पे ना इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस है कि सैलरी 25,000 रुपये तक होनी चाहिए। वो कंडीशंस आपको याद करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। 80 JJAA में इंस्टीट्यूट तब पहुंचता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए जब उसके पास कुछ और जुगाड़ नहीं रहता। नहीं तो नॉर्मली वो 80C में से घूम लेगा,
80C हो गया, D हो गया, DDB हो गया, बहुत कुछ है पूछने के लिए, ठीक है। और 80 JJAA दोबारा बोल दूं, ये डिफॉल्ट स्कीम वालों को ही मिल जाता है। ये किस किस के अंदर मिलता है? जो आपने एडिशनल एम्प्लॉय रखे हैं उनकी जो एडिशनल कॉस्ट आपके ऊपर आ रही है, उस कॉस्ट का 30% की आप डिडक्शन अवेल कर सकते हो 80 JJAA के अंदर, ठीक है। जो भी एडिशनल एम्प्लॉय रखे गए हैं उन एम्प्लॉयज की जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है, अगर आप चाहोगे तो 80 JJAA का लेक्चर भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आई थिंक 15 या 20 मिनट का एक लेक्चर है, आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आ जाएगा 80 JJAA, ठीक है। आई थिंक वैभव ने डाउट मेरे से पूछा भी था, वैभव पूछा था ना आपने डाउट। आई थिंक आप पॉइंट नंबर 3 पूछ रहे थे कुछ, वो सैलरी वाला 25,000 वाला। मेरे को ब्रेक अभी याद दिलवाना क्लास के बाद ही, मैं तुम्हें ऑडियो भेजूंगा उसकी। मैं उस टाइम ऑडियो भेजते भेजते रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे नवीन, अभी तुम्हारा टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता यार, अभी ना मेरी पूरा दिन क्लास है मेरे बच्चे, पूरा दिन मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। मैं ले रहा हूँ क्लास इस टाइम क्योंकि मैंने आपसे वादा किया हो और मुझे अपना वादा निभाना है। बट मेरा मार्च के मिड में एक बैच खत्म होगा मेरा, तो मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं आपकी टाइमिंग थोड़ी सी ले सकता हूँ, ठीक है। नहीं चलो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जितने भी आपके एडिशनल एम्प्लॉई हैं उसका 30% जो है उसकी तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 JJAA के अंदर। अब 80 JJAA डिफॉल्ट स्कीम वालों को मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल स्कीम वालों को तो मिलेगा। अगर आपने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो डिफॉल्ट स्कीम के अंदर भी आप ये बेनिफिट क्लेम कर सकते हो 80 JJAA वाला, ठीक है। नहीं अब यहाँ पर 80M जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कट कर सकते हो। ये कंपनी की टैक्सेशन का है और कंपनी की टैक्सेशन हमारे CA इंटर लेवल पे नहीं है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, ये CA फाइनल के अंदर है। उसके बाद 80 QQB जी, अब 80 QQB तो रॉयल्टी का है जी, 80 QQB जो है वो रॉयल्टी का निकल के आ रहा है। अब अगर 80 QQB जो रॉयल्टी का है, हेलो भाई साहब ओए, 80 QQB जो है वो रॉयल्टी का निकल के आता है। याद करो रॉयल्टी वाले केस में क्या, जितनी भी रॉयल्टी है और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, उतने की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 QQB के अंदर। बट ये तब है अगर आपको रॉयल्टी जो मिल रही है वो लमसम मिल रही है। बट अगर आपको रॉयल्टी लमसम नहीं मिल रही है तो फिर उस केस में क्या करते हो, याद करो जितनी भी आपकी वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड हुई है, जितनी भी आपकी वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड हुई है उसका 15% तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो 80 QQB के अंदर। यहाँ पे दो चीजें मैंने बोली हैं, अगर रॉयल्टी लमसम है तो फिर आपका एक्चुअल और 3 लाख विच एवर इज लेस, और अगर वो रॉयल्टी लमसम नहीं है तो फिर जितने की भी आपने बुक सेल की हैं उसका 15% तक की आप डिडक्शन 80 QQB के अंदर अवेल कर सकते हो। ये गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। फिर हमारी क्लास कैसे लोगे? ले लेंगे तुम्हारी क्लास, अभी ले लेंगे, टेंशन मत लो। तुम्हारी क्लास भी मार्च में तो स्टार्ट होनी है, मार्च से पहले तो नहीं होनी। मार्च तक तो मेरा एक बैच खत्म हो जाएगा। इधर देखो ध्यान से, अब आगे आओ जी, अगले पॉइंट पर आओ। 80 RRB वाले केस में चेक करो। अब 80 RRB भी किसका है? 80 RRB भी किसका है? 80 RRB किसका है? रॉयल्टी का। अच्छा, ऊपर वाली रॉयल्टी किसकी है? कॉपीराइट की। ऊपर वाली रॉयल्टी किसकी है? कॉपीराइट की। और ये रॉयल्टी किसकी है जी? ये आपकी उसकी है, ट्रेडमार्क की। तो अगर मान लो पेटेंट, अगर आपने पेटेंट दिया है उस पर कोई रॉयल्टी की पेमेंट करनी है तो जितनी भी आपका एक्चुअल रॉयल्टी है और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, यहाँ पे कोई 15% वाली अमाउंट एप्लीकेबल नहीं है, वो कॉपीराइट वाले केस में एप्लीकेबल है 80 QQB के अंदर। 80 RRB के अंदर क्या है? जितना भी एक्चुअल सम आपने पे किया और 3 लाख रुपए विच एवर इज लेस, इतने का बेनिफिट आपको डिडक्शन मिलेगा 80 RRB के अंदर। अब मैं 2 सेक्शन तुम्हें बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब 2 सेक्शन तुम्हें बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका है 80 TTA और 80 TTB, इन दोनों में से कंफर्म क्वेश्चन बनते हैं। ये दोनों तो ऐसे हैं जो तुम्हें हर क्वेश्चन के अंदर पाए जाते हैं। इसको थोड़ा तरीके समझ लेना। पहले समझो 80 TTA बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल अदर देन ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या यहां पर NR आएंगे? क्या यहां पर नॉन रेजिडेंट कवर होंगे? अगर किसी नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सेविंग अकाउंट है, उसको सेविंग से इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो 80 TTA अवेल कर लेगा? बताना मुझे। कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ क्या NR यहां पर कवर है? यस या नो? हाँ नवीन बिल्कुल। अगर आउटसाइड इंडिया से है तो 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया में आना पड़ेगा उसको। जल्दी मेरे को बताओ, रोशनी फटाफट से बताओ, क्या NR यहाँ पे कवर होगा? बिल्कुल कवर होगा। अच्छा, क्या NR अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो यहाँ पे कवर होगा? बिल्कुल कवर होगा। सीनियर सिटीजन जो है ना, सिर्फ रेजिडेंट जो है वो TTB में कवर है। यहाँ पे कौन है? रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, जिनकी एज 60 और मोर है। सिर्फ रेजिडेंट, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल सब के सब 80 TTA में है। रेजिडेंट इंडिविजुअल वहां पे कवर है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, बट कब? अगर उनको सेविंग का इंटरेस्ट आ रहा है।
और HCF भी यहाँ पे कवर है, और 10,000 तक की आपको डिडक्शन मिलेगी, या तो एक्चुअल इंटरेस्ट या 10,000 विच एवर इज लेस, इतने का बेनिफिट क्लेम कर लोगे 80 TTA के अंदर। बट 80 TTB में कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन हैं और जिनकी एज कितनी है 60 साल या उससे ज्यादा की है, इस वाले केस में गवर्नमेंट कहती है एक्चुअल इंटरेस्ट और 50,000 विच एवर इज लेस। मैं दोबारा बोलूंगा, यहां से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। और सबसे मेन बात यहां पे क्या है, यहां पे चाहे एफडी हो चाहे यहां पे सेविंग हो, दोनों का इंटरेस्ट आपको 80 TTB के अंदर अलाउड है, और ऊपर सिर्फ सेविंग का है। ये बात ध्यान देना, आपको मैं दोबारा लिख देता हूं, यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट लेस देन 60 वाले कवर है, इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट यहां पे ऑल कवर है, HGF यहां पे हर केस में कवर है, और ये तीनों सिर्फ यहां पे सेविंग के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पे कौन कवर है? यहां पे इंडिविजुअल रेजिडेंट सिर्फ यहां पे 60 और मोर वाले यहां पे कवर है, और कोई भी यहां पे कवर नहीं है। और यहां सेविंग प्लस में एफडी दोनों में 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात? सर 80 TTA में सीनियर, क्या कह रहा है बच्चा? 80 TTA में भी सीनियर सिटीजन है R एंड NR। और आकाश यार तुम ना ऑनलाइन मार खाओगे आज मेरे से। ऑनलाइन पता है ऑनलाइन मार कैसे पड़ता? ऐसे पड़ती है ऑनलाइन मार, नालायक। जब कह रहा हूं वहां पे सीनियर सिटीजन है बट नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट कहां पे कवर है? उसने बोल तो दिया अदर देन रेजिडेंट। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन यहां पे कवर है, मैंने तुम्हें कैटेगरी बना तो दी है कि ये कैटेगरी TTA में कवर है, ये कैटेगरी TTB में कवर है, नालायक जी। और ATU मैंने आपको बोल दिया जी, ATU आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, और रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है वो आपका क्या निकल के आ रहा है? रेजिडेंट इंडिविजुअल में जो इंडिपेंडेंट हैंडीकैप है 75 और 125 की यहाँ पे लिमिट फिक्स है, इतने का आपको बेनिफिट मिल जाएगा जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। वो यहाँ नहीं है वैभव, वो यहाँ नहीं है, सेक्शन नंबर 10-15 के अंदर है जी। हेलो भाई साहब, वो यहाँ नहीं है, वो सेक्शन नंबर 10। अगर आपका पोस्ट ऑफिस वाला इंटरेस्ट है तो 3500 रुपए की जो आप लिमिट बोल रहे हो ना, इंडिविजुअल 35 और ज्वाइंट वाले केस में 7,000 रुपए की लिमिट है, वो सेक्शन 10-15 में एग्जम्प्ट है, यहाँ कवर नहीं है, वो सेक्शन नंबर 10-15 में एग्जम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी सर, फिर से मारिए ना GIF बनाने, ये क्या होता है? ये ले बना ले GIF, नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, आओ सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो 10AA, अब देखो 10AA एक बार चेक कर लो। पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल 50%, अगले 5 साल भी 50% है, बट यहाँ पे विद कंडीशन है। हमें सिर्फ पहले 5 साल और अगले 5 साल याद करने हैं। इसके अंदर क्या, सुन लो ध्यान से, इसके अंदर क्या है देखो जी, यहाँ पे यूनिट है। यूनिट दो तरह की होती हैं, या तो आपकी SEZ में है या आपकी नॉन SEZ में है। सुनते रहो जिनको 10AA नहीं आता, SEZ में है, नॉन SEZ में, नॉन SEZ में है 10AA लगेगा ही नहीं, इसको बाहर निकाल दो, तो 10AA यहाँ पे लगेगा ही नहीं। क्लियर है? अब अगर SEZ में है, अगर SEZ में है, दो केस हैं, यहाँ पर आपने डोमेस्टिक सेल की होगी और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट सेल की होगी। ये बात क्लियर है? डोमेस्टिक सेल की होगी, एक्सपोर्ट सेल की होगी। अब यहाँ पे डोमेस्टिक सेल किया मान लो 5 करोड़ की, एक्सपोर्ट सेल किया मान लो 15 करोड़ की, दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और इन दोनों की सेल से आपने प्रॉफिट कमाए हैं 2 करोड़, तो गवर्नमेंट बस इतनी सी कहती है कि SEZ में एक्सपोर्ट सेल से जो तूने प्रॉफिट कमाए होंगे पहले 5 साल तक, सारे अगले 5 साल तक 50%। कैसे निकालूंगा बताओ? 2 करोड़ के प्रॉफिट कमाए हैं किसके? 20 करोड़ की सेल के ऊपर, तो एक्सपोर्ट सेल कितनी है? 15, तो आप निकाल लो कितने आएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे 1.5 करोड़ आएंगे जी। तो 1.5 करोड़ अगर पहले 5 साल है, इस यूनिट को बने सिर्फ 5 साल हुए हैं, तो पूरे के पूरे 1.5 करोड़ एग्जाम्प्ट है। अगर 5 साल से ऊपर हो गए हैं, इसका 50%, तो 75 लाख उसके आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है बस यहाँ पे। बताओ इसके अंदर क्या बच्चों वाली बातें हैं? बिल्कुल जी डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है बस। ठीक है, तो यहां से SEZ के 2 टुकड़े, डोमेस्टिक और आपका एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट सेल से आने वाले प्रॉफिट जो है पहले 5 साल सारे, अगले 5 साल 50%, ये पॉइंट आपका निकल के आएगा जी। तो ये आपका 10AA है, बस खत्म है जी। कल तो मेरे को, कल मैं रात को 9 बजे लूँगा। कल मेरे को जाना है, रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो पता है, कल मैं मंदिर जाता हूँ। याद है आपको, मैं आपकी क्लास ऑफ करता था पूर्णिमा के दिन, तो कल पूर्णिमा है। तो कल अगर मैं शाम टाइमली आ गया तो 9 बजे क्लास ले लूँगा, नहीं तो फिर मैं संडे लूँगा। वैसे मेरा संडे ऑफ रखा था मैंने, बट अगर मैं कल नहीं ले पाया तो फिर संडे ले लूँगा मैं आपको।
होपफुली कल मैं 9 बजे तक आ गया तो कल ले लूंगा, नहीं तो फिर संडे को ले लूंगा। सर 5 साल के बाद फिर से डिडक्शन, पहले 5 साल 100%, अगले 5 साल आपका जितना प्रॉफिट आ रहा है उसका 50%। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पे 1.5 करोड़ है, अगर इस यूनिट को बने पहले 5 साल हुए हैं तो पूरा, अगर यूनिट को बने आपके 5 साल से ऊपर हो गए हैं तो फिर इसी का आधा 75 लाख रुपए यहाँ पे आएगा जी। अब सौरभ देखो खुद यार थोड़ा बहुत ना पढ़ना पड़ेगा। आप अगर कहो ना 1 घंटे, ये लेक्चर 1 घंटे का नहीं है, इसमें 6-6 घंटे लगे हुए हैं। मतलब पूरा कंटेंट ही कम से कम 250-300 घंटे का यार, कैसे बताओ 1 घंटे में कैसे हो पाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं तभी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मेरा जो मेन एम है रिवीजन के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने पर ज़्यादा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस आने हैं। तो दोनों मिलके अगर रिवीजन करेंगे, आप घर से खुद पढ़ के आओगे, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी फास्ट रिवीजन कराऊंगा, तब जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस पे 4 घंटे लगाने को भी तैयार हूँ, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाए ना तो सारा मामला खराब हो जाएगा फिर हमारा। ठीक है, बता दूंगा खुशी, एक क्लास 115 बीएससी के ऊपर भी लगा दूंगा। ठीक है, एक क्लास 115 बीएससी के ऊपर भी लगा दूंगा। ठीक है, 115 बीएससी में से इस बार क्वेश्चन पक्का बनना है, और 115 बीएससी में काफी बच्चों को डाउट आ रहा है, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा 115 बीएससी में। ये 115 बीएससी में कैसे करना है, मतलब नॉर्मल स्कीम में कैसे करना है, क्या डिडक्शंस मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, आपको सारा बता दूंगा। एक क्लास 115 बीएससी के ऊपर पक्का। डिडक्शन में से कौन सी यूज करनी होगी रिया? 824B और 80E ये दोनों मिल सकती हैं। 24B में अगर आप पूरा क्लेम नहीं कर पा रहे, आप 80E ये क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, ठीक है। जीएसटी हम स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट 15 मार्च के आसपास, जीएसटी हम स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट 15 मार्च के आसपास जी। ठीक है सर, LIC का 5 लाख वाला, भाई 5 लाख वाला कौन सा आ गया LIC का? 5 लाख वाला LIC का कौन सा आ गया? वो ना लायक यूलिप प्लान है, यूलिप प्लान कैपिटल गेन में। ठीक है, कल चैप्टर हम करेंगे रिटर्न, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिटर्न है जी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा रिटर्न ऑफ इनकम है, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।